हेलो मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं आशा करती हूँ ऐसी। तो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि मैं हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो मैं यहाँ पर हिस्ट्री की वीडियो बनाने जा रही हूँ क्लास फर्स्ट का, जो कैसे, कब और कहाँ चैप्टर है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंक नहीं आ रही है अभी, कोई नहीं, चलिए। कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो पूछ रहे हैं कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार, इतिहासकार कौन होते हैं? इतिहासकार वो लोग होते हैं जो इतिहास की लिखते हैं, ठीक है। तो इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे, ठीक है। मतलब उनके लिए तारीख बहुत महत्वपूर्ण होती थी। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, मतलब कब किसकी ताज बनाया गया, उसको सिंहासन पे कौन कब बैठने जा रहा है, कौन सा युद्ध कब हुआ। तो इन तारीखों पर पहले बहुत सारी बहस चलती रहती थी। तो आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री के लिए, इतिहास के लिए तारीखों को समझना और बहुत महत्वपूर्ण होता है। तारीख मीन्स बहुत महत्वपूर्ण होती है इतिहास के लिए। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, ठीक है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यही धारणा सही है? आई होप आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ये समझते हो कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री वो चीज़ है जो हमें हमारे पास्ट में, इतिहास में क्या क्या चीज़ें घटित हुई हैं, कौन सी घटनाएं हुई हैं, कैसे लोग होते थे, क्या शासन व्यवस्था होती थी, क्या कानून होता था, उसकी हमें समझ देते हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि इतिहास क्या होता है कि हमारे पास्ट में क्या गुजर के चुका, अलग अलग टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई, उनमें क्या क्या चेंजेस हुए, तो वही इतिहास होता है। इसका संबंध इस बात से होता है कि अतीत में किस तरह की चीज़ें थी, कैसे लोग अपना पालन पोषण करते थे, किस तरह से, क्योंकि जैसी चीज़ें अभी हैं ऐसी पहले नहीं थी, ठीक है। तो यही सब चीज़ें जो होती है, हमें बदलाव, चेंजेस जो पास्ट से अभी तक होते आ रहे हैं, वो इतिहास में आती हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, तो हम समय का जिक्र करने लग जाते हैं। मीन जब हम कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट की और पास्ट की, कि पास्ट में इस तरह की चीज़ें होती थी, प्रेजेंट में अब ऐसा होता है, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस थे, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं अभी पास्ट से लेके अभी तक। तो हम इसमें क्या बताएं कि हम समय का जिक्र करने लग जाते हैं, ठीक है। हम पहले की और बात की बातें करने लग जाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। तो मतलब क्या होता है, जब डेली लाइफ होती है हमारी, तो आसपास की जो चीज़ें होती हैं उस पर हम हमेशा क्वेश्चन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा से हमारे सामने होती हैं। हम चीज़ों को स्वाभाविक, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते, ठीक है। यहाँ पे यही लाइन शायद रिपीट हो गई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से कट गया है थोड़ा, तो मैंने यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर दिया है। तो हाँ, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर इस तरह के ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक मीन्स जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। मीन्स मानते हैं, हम स्वाभाविक मान के चलते हैं कि नेचुरल है, होती रहती है सब चीज़ें, ठीक है। मानो कुछ हमें दिख रहा है, वह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा। मतलब हम क्या सोचते हैं कि जो चीज़ हमें दिख रही है वो हमेशा से ऐसी ही होगी शायद, ठीक है। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं, मतलब लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें हमारे सामने घटित होती हैं जो हमें सुनने मिलती हैं, तो वो हमें सरप्राइज कर देती हैं। बहुत आश्चर्य होता है उन चीज़ों को सुन करके, देख करके। तो और कई बार हम इस चीज़ को देख करके बहुत एक्साइटेड भी हो जाते हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति को सड़क सड़क किनारे चाय के घूंट भरते हुए देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। अब इसमें एक छोटा सा ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को चाय पीते हुए देख रहे हैं, कॉफ़ी पीते हुए देख रहे हैं, तो आपने सोचा होगा कि मतलब आप उसकी हिस्ट्री में चले जाओ कि ये चाय और कॉफ़ी मतलब किस तरह से लोगों के सामने आए, कैसे पता लगा कि इनको पीना चाहिए, मतलब ये एक तरह की कोई ड्रिंक हो सकती है। या फिर आप इस चीज़ को सोच सकते हैं कि कब से ये चलन शुरू हुआ चाय और कॉफ़ी पीने का, ठीक है।
दूसरा एग्जाम्पल, भाई रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। अब मान लो आप बैठे हुए हैं और रेलवे से ट्रेन से बाहर झांक रहे हैं, तो आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि मतलब ट्रेन कब बनी होगी, कि फिर पहली ट्रेन कब चली होगी, कैसी बनी होगी पहली चीज़। तो आपके दिमाग में भाई माइंड है, कोई भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हम हमेशा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस तरह के क्वेश्चन नहीं सोचते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जो हमें बहुत उत्सुक कर देते हैं, सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ऐसा मतलब कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, कैसे स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, रेलगाड़ी के आने से पहले। और ये भी सोच सकते हैं कि भाई अभी तो बहुत दूर दूर अगर हमें जाना होता है तो हम ट्रेन से चले जाते हैं। ठीक है, ट्रेन तो पहले चल गई थी, बाद में फ्लाइट्स भी चली, तो हम फ्लाइट से भी जा सकते हैं। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि जब ये ट्रेन नहीं चलती थी तो पहले लोग इतना दूर का सफ़र कैसे तय करते थे। ठीक है, कैसे लोग जाते होंगे इतनी दूर दूर। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि अखबार पहले क्या छपते थे या नहीं छपते थे। ठीक है, तो नहीं छपते थे तो लोगों को अपने जो न्यूज़ थी, जो अपने देश में जो घटित हो रहा था, समाज में घटित हो रहा था, या फिर और भी कोई भी चीज़ें, वो कैसे जानकारी मिलती थी, कैसे पता चलता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। और ये सारे जो सवाल हैं, ये ऐतिहासिक सवाल यहाँ पे बताए गए हैं। और बताया गया है कि ये सारे जो सवाल हैं वही हमें समय के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, कि पहले समय कैसा था, अब कैसा है, पहले चीज़ें कैसे होती थी, अब कैसे होती हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। तो इसमें ये बताया गया है कि समय को हमेशा सालों में या महीनों में मतलब ये मान करके बैठना ये सही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम केवल सालों से और महीनों से ही समय का अंदाज़ा लगा लें। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई में गलत होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक से तो फिक्स नहीं हो जाती भाई, कि कुछ हो गया और इसके लिए एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर दो। ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर तारीख फिक्स करना गलत है। ठीक है, भारत में लोगों के अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि अब एकदम से तो किसी इंसान को भाई करंट लगा नहीं था, शौक लगा नहीं था कि चलो जी तुरंत भैया आज से हम चाय कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मीन्स ये सब जो घटना थी अचानक तो हुई नहीं थी। इसी तरह से आप ले सकते हैं कि जब ट्रेन बनी तो अचानक तो बन नहीं गई भाई, कि अभी तक तो लोग पैदल चल रहे हैं, बैलगाड़ियों में यात्रा कर रहे हैं, और एकदम से एक दिन ट्रेन प्रकट हो गई कि चलो भाई इससे चलेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं कि इन ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जिनको तारीखों में बांटना बहुत ही मुश्किल होता है, तारीखों के हिसाब से इनको सेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसका स्वाद धीरे धीरे, मतलब चाय का जो इसमें मैंने एग्जांपल दिया तो दिया, इसका स्वाद जो था वो धीरे धीरे ही लोगों की ज़ुबान पर चढ़ा। ऐसा तो नहीं एक ही दिन में ही सब लोगों को अच्छी लगने हो गई लगी हो, और एक ही दिन में ही सब कुछ इसका प्रोडक्शन हो गया हो, चाय बन गई हो, लोगों ने पी ली हो, उनको बड़ा अच्छा लगा हो। तो यही मैं बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें यहाँ पे यही शो कर रही है कि कुछ डेट्स फिक्स नहीं की जा सकती। कोई चीज़ ऐसी घटनाएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे लिप्टन टी का देखिए किस तरह से यहाँ पे पहले कुछ पैकेट है ये। ठीक है, तो जो हमें दिखाता है कि अब कैसा होता है, पहले कैसी होती थी। तो बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस होते हैं। इसका हाँ, इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बना सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। अब देखिए, जिस तरह से चाय कॉफ़ी ट्रेन फ्लाइट इन सब के बारे में बताना एक दिन में संभव नहीं है, उसी तरह ये भी संभव नहीं है कि ब्रिटिश जो अंग्रेज थे वो एकदम ही इंडिया में धमक गए और उन्होंने अपना शासन शुरू कर दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ही ग्रेजुअली होती है, स्लोली होती है, और बाद में धीरे धीरे होकर के वो बड़ा रूप ले लेती है। ठीक है, यहाँ पे यही बता रहे हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से शुरू हुए थे, भारत में क्या अर्थव्यवस्था थी, समाज में किस दिन से बदलाव आने शुरू हो गए ब्रिटिश सरकार के आने से, तो ये बताना संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं। तो ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की, एक निश्चित समय की बात कर सकते हैं।
ठीक है। और वो अवधि कब हो सकती है? जब ये बदलाव होना शुरू हो गए, जब लोगों की नज़र में आने लगे कि भैया चेंजेस हो रहे हैं, तो वही तिथि हम बोल सकते हैं कि निश्चित है। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ ये कहना निश्चित नहीं है। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? ठीक है, यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, तो फिर तारीखों से ही क्यों जोड़ते हैं इतिहास को? क्योंकि हर चीज़ को तारीखों में नहीं हम एक निश्चित कर सकते। इस जुड़ाव की एक वजह होती है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। एक समय होता था कि जब युद्ध होते थे, भैया लड़ाइयाँ हो रही है, तो उस चीज़ को ही इतिहास मान लिया जाता था कि कब युद्ध हुआ, कौन मर गया, कितने लोग सैनिक मरे, कितने जिंदा बचे, कब राजा की ताजपोशी हुई है, कब उनको सिंहासन ग्रहण कर रहे हैं वो, कब उनके बच्चा हो रहा है। तो पहले इस तरह की बातों को ही इतिहास मान लिया जाता था। ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि कब मतलब राजा महाराजाओं से रिलेटेड जो भी चीज़ होती थी ना, उनके कानून व्यवस्था, उनकी नीतियाँ, उनके विवाह, किस राज्य में उनका विवाह हो रहा है, कब उनका बच्चा हो गया, कौन से साल में उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कौन किसने लड़ाइयाँ जीती, कौन मरा, कैसे मरा, तो ये सब, कौन सा शासक गद्दी पे बैठ रहा है, तो ये सब चीज़ें ही पहले इतिहास होती थी। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती थी। तो ये सब जो घटनाएं होती थी कि कौन कब किस सिंहासन पे बैठ रहा है, कौन सा शासक बन रहा है, कौन किसका बच्चा पैदा हो रहा है, कब विवाह हो रहा है उनका, कौन से राज्य में विवाह हो रहा है, तो ये सब चीज़ों के बारे में एक निश्चित तिथि हम बता सकते हैं। ठीक है, कि ये भैया इस दिन हुई, इस तिथि पर हुई। और इस तरह के हम्म, शायद इसमें एक दो लाइन बीच में से कट रही है। जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। तो आपने देखा होगा, अभी तो ये 8th क्लास की बुक है, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि पिछले 2 सालों की, यानी कि 6th और 7th में भी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपने उसमें देखा होगा कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, इतिहासकार होते हैं, वो इन सब चीज़ों से हट करके वो दूसरे मुद्दों पर भी लिखने लगे। ठीक है, वे इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। तो अब वो किस चीज़ पर भी ध्यान देने लगे? अब वो इन चीज़ों पर ध्यान देने लगे कि किस तरह से जो पहले ज़माने में लोग होते थे, वो किस क्या उनका व्यवसाय होता था, वो कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते थे, कैसे खाते पीते थे, कैसा रहन सहन था उनका, वे क्या चीज़ पैदा करते थे, क्या फसल होती थी, क्या खाते थे, शहर उस समय कैसे बनते थे, कैसे उनका निर्माण होता था, बाजार किस तरह के होते थे, उनकी जो रियासतें होती थी वो कैसे बनी। मतलब इस तरह के बहुत समाज पहले के, संस्कृति, ये सब विचार अब पनपने लगे इतिहासकारों के कार्यों में। कौन सी तारीख है? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि कौन सी तारीख है। तो कुछ तारीखें, मतलब उनको महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, मतलब क्या बेस होता है ऐसा कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। तो इसमें कुछ बता रहे हैं कि कुछ तारीखें जो हम बहुत सुनते हैं और हमारी जो अतीत की कहानियाँ उनके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। वो जब महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लग जाते हैं। मीन्स वो इतनी महत्वपूर्ण होती नहीं है, वो जब महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम उनको महत्वपूर्ण मान करके चलने लग जाते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। अगर हम किसी एक चीज़ को महत्वपूर्ण मान रहे हैं बहुत, ठीक है, और फिर हम किसी दूसरी चीज़ को महत्वपूर्ण मानने लग जाएंगे, तो हमारे मुद्दे भी चेंज हो जाएंगे और हमारे लिए महत्वपूर्ण तारीखें जो हैं वो भी बदल जाएंगी। एक उदाहरण पर विचार कीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। अब इतिहासकारों ने इसमें बहुत सारे इतिहास लिखे हैं। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो बहुत सारे गवर्नर जनरल्स भी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो इतिहासकारों ने हर एक गवर्नर जनरल के लिए उनके शासनकाल की अलग अलग महत्वपूर्ण विशेषताएं, सब कुछ अलग अलग तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल, ये महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। इतिहास के प्रथम
गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। तो यहाँ से ब्रिटिश शासन शुरू होता है। और आखिरी वॉइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये दोनों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। इवन बड़े होने तक, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे जब तक पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से, और लास्ट जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे वायसरायों के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों की बुक्स में वो क्लियर होंगे। तो दिया हुआ है इसमें कि कौन कौन से यहाँ पर वायसराय आए थे, ठीक है। और यहाँ पे दिए हुए हैं, देखिए, लॉर्ड कैनिंग, लॉरेंस लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। मीन्स इतिहासकारों ने इन सब के बारे में लिखा है बहुत ही अच्छे तरीके से। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है। तो मीन्स ये वाला जो इतिहास है जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये सारे वायसराय जो थे उन सभी का इतना ज़्यादा उसमें लिखा हुआ है, इतनी मतलब महत्वपूर्ण बताई हुई है इनकी सारी चीज़ों को, सॉरी, कि इतिहास में इन्हीं का पूरा जो सिलसिला है वही छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीख है, मतलब इन अधिकारियों, मतलब हिस्ट्री में जो भी तारीखें दी हुई है तो वो इन्हीं के ऊपर पूरी पूरी बेस्ड है, मतलब इन्हीं के आसपास इर्द गिर्द ही सारी बातें घूमती हैं इतिहास की इन अधिकारियों के बारे में सारी चीज़ें होंगी, उनकी क्या क्या गतिविधियाँ थी, उनकी नीतियाँ क्या क्या थी, उनकी उपलब्धियाँ क्या क्या थी, मतलब इसके आधार पर वो इतिहास तय होता था। तो यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज़ ही नहीं है, और मतलब यही है सब कुछ, भाई यही इतिहास है, यही सब कुछ है, मतलब इनके सिवा और कुछ था ही नहीं। यह ऐसे था मानो, हाँ, जिससे मतलब ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज थी ही नहीं इम्पोर्टेंट, जैसे जानना महत्वपूर्ण हो लोगों के लिए, मतलब यही महत्वपूर्ण है, इन्हीं के बारे में जान लो सब कुछ। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। अब अलग अलग वायसराय, फिर उनकी अलग अलग नीतियाँ, उनकी गतिविधियाँ, उनके अधिकार, उनकी उपलब्धियाँ, तो यही इन्हीं के ऊपर सारे अध्याय बने हुए हैं इतिहास में। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकेंगे? तो वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि क्या मतलब इसी समय का जो हिस्ट्री थी, इतिहास था, क्या हम उसको इनसे हट करके कोई और तरीके से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर इस तरह ध्यान दे सकते हैं। तो बता रहे हैं कि इस तरह से हम इनको हटा करके और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उन पर ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसके उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। कोई कहानी होती है, कोई इतिहास होता है, तो उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इन अध्यायों में, इनके पार्ट्स में तालमेल बना रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद भी रखा जा सके। अब देखिए, कोई मान लो एक चैप्टर है, आपको क्लास में कोई टीचर एक्सप्लेन करने जा रही है कोई चैप्टर, मान लीजिए आप इंग्लिश का चैप्टर उठा लीजिए, द सुनामी, ठीक है। तो अब कोई आपको जब इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा है तो सबसे पहले वो आपको ये बताएगा कि सुनामी होती क्या है, ये कैसे पैदा होती है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। फिर वो बाद में धीरे धीरे चैप्टर को आपको एक्सप्लेन करता जाएगा टीचर। तो उसी तरह से कुछ जो इनके पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग इसलिए डिवाइड किया जाता है जिससे उनमें तालमेल बना रहे, उनको अच्छे से समझा जा सके और उन्हें अच्छे से याद किया जा सके, ठीक है। यदि ऐसा नहीं कर देंगे करेंगे तो सब कुछ हौच पौच जैसी कंडीशन हो जाएगी, सब सब कुछ मिंगल अप हो जाएगा, ना तो कुछ समझ में आएगा और ना ही कोई याद रख पाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर ही जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है, और इन कहानियों में हम उन्हीं चीज़ों पर, उन्हीं लोगों पर, उन्हीं बिंदुओं पर फोकस करते हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं, उस कहानी को पेश करने में जो हेल्प करती हैं। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता था उसमें भारतीयों की गतिविधियों का कोई मायने नहीं रखती थी। मतलब जो गवर्नर जनरल थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में, उनके ऊपर जो इतिहास बना था उसमें भारतीय लोगों की, उनकी गतिविधियों की, उनके समाज की, उनके रहन सहन, खान पीन, कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती थी। मैटर करती थी तो क्या, सिर्फ ये गवर्नर जनरल्स, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती थी।
तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अब हमें अपना अलग इतिहास बनाना पड़ेगा, जो भारतीय समाज को, भारतीय समाज के लोगों को उनके रहन सहन, खान पान, संस्कृति, रीति रिवाज को बता सके। इसका मतलब यह है कि अब हम जिन नीतियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जा रही थी वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसमें भारतीय समाज को नहीं दिखाया गया था। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, ठीक है, तो यह बता रहा है कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल, ठीक है, अब ये एक पैरा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आगे बने हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री, इकोलॉजिस्ट, ठीक है, और राजनीतिक दार्शनिक फिलोसोफर्स होते थे पहले, बहुत सारे अभी भी होते हैं, जो कि जेम्स मिल हैं। उन्होंने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये एक बुक लिखी थी इन्होंने, ठीक है, उसको बांटा है उन्होंने। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुसलमान और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में ही बांट दिया है। तो जो जेम्स मिल थे ये अच्छे फिलोसोफर माने जाते थे उस टाइम पे, जो भी है। तो इन्होंने भारतीय इतिहास को किन 3 खंडों में बांटा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 काल खंडों में इन्होंने भारतीय इतिहास को, समाज को बांट दिया था। काल खंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया, और बहुत लोगों ने इस बात को मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? ठीक है, अब लगता है आपको ये पूछ रहे हैं कि आपको क्या भारतीय इतिहास को समझने में, मतलब जेम्स मिल ने जो एक्सप्लेन किया है इसमें कुछ समस्या होती है, या फिर आपको भी ये ठीक ही लगता है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इतिहास क्या होता है? जब कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, उसमें क्या ऐसी खासियतें हैं, उसमें क्या केंद्रीय तत्व हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो ही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है, इतिहास बनती हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। तो इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण जाते हैं जिनके सहारे से हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं, ठीक है, वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व है, ठीक है, और यही विचार हमें बताते हैं कि जब एक टाइम से दूसरा टाइम चेंज हुआ है तो इनमें क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वपूर्ण है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। मिल को क्या लगता था कि जितने भी एशियाई समाज सभ्यता है वो यूरोप से सभी पीछे है, मतलब यूरोप सबसे आगे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान, मतलब जेम्स मिल सिर्फ ये सोचते थे कि अंग्रेज़ों के आने से पहले भारतीय समाज क्या था, सिर्फ हिंदू और मुसलमान तानाशाही, जो हिंदू और मुस्लिम जो तानाशाह लोग होते थे, जो राजा होते थे, वही राज करते थे, मतलब इनके सिवा भारतीय समाज में कोई होता ही नहीं था। इन्होंने ऐसी महानता भरी बातें कही है, ठीक है। यहाँ वो बोलते हैं कि चारों तरफ धार्मिक दुश्मनियाँ ही थी लोगों में, लड़ते झगड़ते रहते थे, मतलब यही था इंडिया में, और कुछ था ही नहीं कभी भी। जातिगत बंधनों में बंधे हुए थे लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास भरा हुआ था, अंधविश्वास का बोलबाला था भारतीय समाज में। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, और मिल की राय क्या थी? अकॉर्डिंग टू द मिल, ये बोलते हैं कि अंग्रेज जो समाज था, ब्रिटिश जो शासन था, वो ही भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, मतलब उससे पहले भारतीय लोग असभ्य थे, इनके हिसाब से ऐसा इन्होंने बोला है भाई। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, मतलब ये बोलते हैं कि भारतीय समाज को, इतिहास को सभ्यता की ओर ले जाने का एक यही तरीका है कि अंग्रेज इन पे कंट्रोल करें, यूरोपीय शिष्टाचार लेकर के आए, कला लाएं, संस्थान लाएं, कानूनों को लागू किया जाए, तभी कुछ अच्छा हो सकेगा। मिल ने तो ये भी सुझाव दिए थे कि अंग्रेज़ों को सारे भारत पर कंट्रोल कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके, ठीक है। मतलब ये कैसी बात है भाई?
तो वो बोलते हैं कि अंग्रेज ही सब कुछ सही कर सकते थे, यही भारतीय जनता को ज्ञान, सुखी जीवन, सभ्यता प्रदान कर सकते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, ऐसा जेम्स मिल का मानना था भाई। इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक थे। हाँ, तो इतिहास की धारणा ये थी कि उसमें अंग्रेजी शासन ही बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, बहुत सभ्य थे, सिविलाइज्ड थे, और भारतीय समाज नहीं था। अंग्रेजी शासन पहले सारा अंधकार का दौर था, मतलब अंग्रेजी शासन से पहले जो भी समय था वो सिर्फ अंधकार का दौर था, ऐसे अंधे कुएं में सब पड़े हुए थे। हाँ, क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या रियली ये एक्सेप्टेबल है ये धारणा? क्या इस धारणा को हम स्वीकार कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते इस धारणा को एक्सेप्ट। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? मीन्स क्या आपको सच में लगता है कि इतिहास का भारतीय समाज जो था इन अंग्रेजों के आने से पहले, क्या उनको केवल हिंदू मुसलमानों का ही दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? मतलब इन दोनों धर्मों के सिवा और कोई धर्म ही नहीं होते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? मतलब किसी भी टाइम को वहाँ पे उस समय कौन सा शासक राज कर रहा है उनके हिसाब से बता देना कि यही एक धर्म है इस पूरे समाज में, इस पूरे कंट्री में, तो ये तो गलत है। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब कोई हिंदू शासक राज कर रहा है तो बोल दो भैया हिंदू ही हिंदू है वहाँ पे, मुस्लिम राज कर रहा है तो ही मुस्लिम है, और दोनों राज करें तो केवल यही दो धर्म है और तो कोई धर्म है ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व ही नहीं होता। अब बिल्कुल सीधी सिंपल सी एकदम सही बात है। अगर हम मानते हैं ऐसा, इस बात को सही जेम्स मिल के हिसाब से, तो हम ये मान लेंगे कि इन दो धर्मों के अलावा और दूसरे जो धर्म है उनके रहन सहन, उनके जीवन, उनके तौर तरीके कोई मैटर नहीं करते, कोई महत्व नहीं है उनका। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। हमें इस चीज़ को मानना चाहिए कि राजा का कभी कोई एक धर्म नहीं होता है, उसके लिए सभी लोग समान होते हैं, सभी धर्म समान होते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो अंग्रेजों के जो द्वारा ये जो वर्गीकरण किया गया था समाज का भारत के, तो इतिहासकार उससे अलग हट करके भारतीय इतिहास को किन विभागों में वर्गीकृत करते हैं? प्राचीन में, मध्यकालीन में और आधुनिक में। आधुनिक समाज मॉडर्न समाज है जिसमें हम आज रह रहे हैं। ठीक है, इस विभाजन की भी अपनी अलग समस्या है, लेकिन ये जो विभाजन किया गया इतिहासकारों के द्वारा, इसकी भी भाई बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से ही आई है। ठीक है, मीन्स अंग्रेजों से ही मिली है उन्हें यह समझ भी। पश्चिम में आधुनिक काल को, पश्चिम में यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अंग्रेज़ों की साइड से ही आई है ये, और उनके अकॉर्डिंग आधुनिक काल जो है, मॉडर्न जो काल है, युग है, उसको विज्ञान का, तर्क का, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। ठीक है, उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। ठीक है, क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे यूं ही अपना सकते हैं क्या? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के काल में सभी लोग इक्वल नहीं थे, उनको समानता नहीं थी, उनके लिए स्वतंत्रता भी नहीं थी। ठीक है, केवल उन्हीं का राज चलता था। किस तरह से वो भारतीय लोगों से व्यवहार करते थे आप सभी लोग जानते ही होंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने, मूवीज भी बहुत बनी है। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि मतलब आधुनिक समाज के जो चीज़ें बोली गई हैं ये अंग्रेज़ों के शासनकाल में नहीं थी लोगों के पास, ना ही यह बहुत सारे इतिहासकार इस युग, हाँ, ना ही यह, शायद इसमें भी एक लाइन चली गई, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं जैसे आप लोगों को एक्सप्लेन किया है।
वही है इसमें। तो ये जो काल था, तो इसे इतिहासकार औपनिवेशिक युग कहते थे। कौन सा युग कहा जाता था इसे? औपनिवेशिक युग कहा जाता था। जब अंग्रेजों के कंट्रोल में सब चीज़ थी, उनका दबाव था, उनका प्रेशर था, उनके अपने नियम कानून थे, वो अपने हिसाब से ही हर चीज़, मतलब उनके ही रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते थे। औपनिवेशिक क्या होता है, यहाँ पे अब हम अलग से पढ़ लेते हैं कि औपनिवेशिक होता क्या है। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो ये पहले कि किस तरह से अंग्रेज लोग इंडिया में आए थे व्यापार के लिए। ठीक है, और किस तरह से वो अपना व्यापार बढ़ाते चले गए और इंडिया पर कंट्रोल करते चले गए। इंडिया के जो नवाब थे, राजा थे, उन पर किस तरह से अपना प्रेशर बना बना करके इन्होंने पूरी इंडिया पर कंट्रोल कर लिया। आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने हमारे जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी उस समय की और समाज था, उस पर किस तरह से अपना कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल करने लगे। मतलब उनके खुद के खर्चों पर, खुद को निपटाने के लिए वो कर लगाने लगे लोगों पर, किसानों पर। ठीक है, उनसे राजस्व वसूल करने लगे। अपनी ज़रूरत की जो उनकी चीज़ें थी उनको सस्ते में खरीदते थे वो हैं। मतलब जो एक्सपोर्ट होती थी चीज़ें, इंपोर्ट होती थी। मतलब भारत के ही माल को एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। जो इंडिया में ही चीज़ें पैदा हो रही हैं उनको बाहर भेज करके, उनको महंगे दामों में फिर खरीद करके अपने ही समाज में, मतलब भारत के समाज में उनको महंगे रेट में बेचा जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। ठीक है। हम्म। निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती करवाई जाती थी। मतलब निर्यात करने के लिए, चीज़ों को बाहर भेजने के लिए महत्वपूर्ण फसलें जो थी उनकी खेती करवाई जाती थी। पहले नील आपने सुना ही होगा, नील लगाते हैं जो कपड़ों पे, नील की खेती बहुत महत्वपूर्ण थी। कपास की, कॉफ़ी की, चाय की। तो इन तरह की इनकी खेती बहुत प्रेशर बना करके किसानों पर उनसे ज़बरदस्ती खेती करवाई जाती थी। फिर उनके माल को ज़बरदस्ती हड़प लिया जाता था, उन पे कर लगा दिया जाता था। फिर उनको ही बाहर भेज करके दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करके महंगे दामों में फिर उन्हें ख़रीदा जाता था, जिससे वो चीज़ें और ज़्यादा भारत में महंगी हो जाती थी। तो लोग जो बहुत, मतलब गरीब लोग थे, जो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनके तो बिल्कुल पहुंच से बाहर थे ये सब चीज़ें। हम्म। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें बताई गई हैं। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए हैं। ठीक है, अब जब ऑब्वियसली कोई बाहर का इंसान आकर के कंट्रोल करने लगेगा, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, अपने कानून व्यवस्था चला करके, समाज पर नियंत्रण स्थापित करके, तो वहाँ की जो मूल निवासी हैं उनकी अपनी मान्यताएं, रीति रिवाज, पसंद नापसंद, तौर तरीके सब बदल जाते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशिकरण कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ ही गए होंगे। जब एक देश दूसरे देश पर आकर के इतना प्रेशर बनाता है कि उसकी राजनीति, उसकी आर्थिक जो कंडीशन है, उसकी सामाजिक कंडीशन, उसकी सोशल कंडीशन, उसकी कल्चरल जो कंडीशंस हैं, कल्चर्स उनके उसमें चेंजेस आ जाते हैं, तो उन्हें ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी आप ये समझेंगे कि ये सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। लेकिन जो अलग अलग समाज थे भारत में भी, उनके लिए भी मतलब अलग अलग तरीके से वो एक्सेप्ट कर रहे थे इन सब चीज़ों को। किसी को अच्छी लग रही थी, किसी को नहीं लग रही थी। कोई अफोर्ड कर पा रहे थे, कोई नहीं कर पा रहे थे, और कोई बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। मतलब एक अतीत नहीं, कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास से पहले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते थे। अब अभी तो हमारे पास सब कुछ है, लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, आईपैड भी होते हैं, मोबाइल होते हैं, और टाइपराइटर्स होते हैं। हम सब चीज़ों पे किसी ना किसी तरह से लिख लेते हैं और उन चीज़ों को सुरक्षित भी रख लेते हैं। लेकिन पिछले 250 साल, मतलब 250 साल पहले कैसे लोग इतिहास लिखते थे, कैसे वो लिखते थे सब चीज़ें, कैसे उनको संभाल के रखते थे, उन्हें संरक्षित करते थे। ठीक है, इतिहासकार जो थे,
तो यहाँ पे लिखा है प्रशासन अभिलेख तैयार करता था। अभिलेख क्या होता है? देखो ये जो दोनों पिक्चर्स हैं ये आपकी बुक की पिक्चर्स नहीं है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिया है। ये अभिलेख है, ठीक है, जो कि पत्थरों पर लिखे हुए हैं, कुछ पत्थरों पर लिख करके उन्हें संरक्षित कर दिया जाता है जिससे आगे कोई इनको समझ सके, ठीक है। तो अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख महत्वपूर्ण लेख होते हैं, राइटिंग्स होती हैं, दस्तावेज होते हैं, जिन्हें रिकॉर्ड्स भी कहा जा सकता है। जैसे कि हर चीज़ के, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने अलग रिकॉर्ड्स होते हैं। तो पहले इस तरह के जो आजकल जो आधुनिक युग में जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, फाइल्स होती हैं, लैपटॉप्स में रिकॉर्ड बना लेते हैं, सिस्टम्स होते हैं उनके अलग अलग, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग इतिहासकार अभिलेखों का यूज़ करते थे। अभिलेख मीन्स जो ताम्रपट यानी कि तांबे की एक चादर जैसे उस पर लिखते थे, पत्थर पर लिख सकते थे, वो पत्ते पर लिखते थे, कागज़ पर, कपड़े पर। जब वो चीज़ें लिख करके उन्हें सेव करते थे, उन्हें संरक्षित करते थे, तो उन्हें अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। मतलब इतिहासकार जो अंग्रेजी जो शासन थे पहले, वो अपने सारे रिकॉर्ड्स तैयार करते थे, तो उससे इतिहासकारों को बहुत हेल्प मिल जाती है पहले की सारी बातों को जानने में। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पहले अंग्रेज़ लोग ये सोचते थे कि चीज़ें ना रिटन में होनी चाहिए, सब चीज़, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था, ठीक है। मतलब जब वो लिख जाते थे एक बार, तो उनका अध्ययन किया जा सकता था कभी भी। उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता था, मतलब कौन सी चीज़ सही है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज़ बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो इन सब अभिलेखों के ज़रिए ये सब हो सकता था। जब अभिलेख ही नहीं थे, लोग कैसे ये सब काम करते फिर, ठीक है। तो इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तो जितने भी सरकारी शासकीय मतलब सरकार के कंट्रोल में जो भी संस्थान होते थे, उन सब में उन्होंने रिकॉर्ड रूम्स बनवा दिए, अभिलेख कक्ष मीन्स, ठीक है। चाहे वो तहसील के दफ्तर हो या कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर के ऑफिस हो, प्रांतीय सचिवालय हो, कचहरी हो, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो ऑफिस होते थे उनमें अपने सरकारी रिकॉर्ड रूम्स होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिन्हें आर्काइव भी बोलते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर आप लोग म्यूजियम में गए होंगे तो वहाँ पे अभिलेख मिल जाते हैं जो स्टोन्स पे खुदाई करके लिखा हुआ रहते हैं, तो वो अभिलेख होते हैं। तो वो उनको सुरक्षित रखने के लिए अभिलेखागार भी बनवाए जाते थे। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अभिलेखागार में आप आज भी पहले के उन पत्रों को देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझावों को भी देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें भी बनाई गई थी, और 19वीं सेंचुरी में स्टार्टिंग में, ठीक है, अर्ली 19वीं सेंचुरी में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक कॉपी भी की गई थी। उन्हें खुशन वीसी के माहिर लिखते थे। खुशन वीसी कौन होते हैं? खुशन वीसी होते हैं सुलेखन वीस, यहाँ पे दिया भी हुआ है। ऐसे लोग होते हैं जो बहुत, जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है और जो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। तो 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, हाँ, 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, हाँ, हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हो गया है। तो हम यहाँ से उन्होंने खुशन वीसी, ठीक है, यहाँ से हम सेकंड पार्ट में इसको करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे और देख लेते हैं, हम गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है। सो ये रिपोर्ट्स हैं जो गृह विभाग को भेजी गई थी। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी, ठीक है। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट्स मिली, उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं, मतलब कुछ नमूने उनके मिले हैं जो बम्बई गृह विभाग की थी। उसमें इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर लें, ठीक है। ये दस्तावेज है, कुछ रिकॉर्ड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो यहाँ पे दिखाई गई है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया। आप लोग, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। सेकंड पार्ट की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ पे क्लिक करके सेकंड पार्ट को कर सकते हैं, अपना चैप्टर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे।